अब जो जितना एरिया ROW का है उस एरिया में कंपनसेशन कितना पे करना है, ये इशू है। टावर बेस हो गया अपना एरिया, जो कॉरिडोर लैंड है उसमें डिमिनिशन ऑफ वैल्यू हो गई। थर्ड इशू फार्मर को ये है कि क्रॉप लॉस। सो वेन एवर यू आर डूइंग स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन तो भाई वो हैवी मशीनरी विल गो देयर एंड क्रॉप का लॉस होगा, वो इशू है। फोर्थ इशू फार्मर को जो है, जो ट्री अगर लगी है वहां पे पेड़, तो वो पेड़ काटने को आप बोल दोगे, सो आपके फ्रूट्स और टिम्बर खत्म हो जाएंगे। ये 4 इश्यूज आइडेंटिफाई करे कमेटी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की 2015 में। सो 2015 में ये डिसाइड करा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड किया कि हम आप सब लोगों की कमेटी बना देते हैं एंड वो कमेटी एक गाइडलाइंस इशू करते हैं और दैट गाइडलाइंस विल बी द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि वो मैंडेटरी हो नहीं सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, स्टेट सब्जेक्ट है लैंड, और यहाँ पे सिर्फ लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू कर सकती है एज अ पॉलिसी गाइडलाइंस। सो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन अडॉप्ट इट इफ दे वांट, दे कैन मॉडिफाई इट आल्सो। ऑलराइट, सो 2015 में गाइडलाइंस इशू करी, उस गाइडलाइंस का नाम है गाइडलाइंस फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टुवर्ड्स डैमेजेस इन रिगार्ड टू द राइट ऑफ वे फॉर ट्रांसमिशन लाइंस 2015। इसको सिंपली बोलिए राइट ऑफ वे गाइडलाइंस 2015। सो 2015 की गाइडलाइंस में जो ये चारों प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करा गया। जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो टावर बेस की प्रॉब्लम है, टावर बेस की गाइडलाइंस में ये लिखा गया 85% ऑफ द मार्केट वैल्यू विल बी पेड टू द फार्मर, नॉट 4 टाइम्स, जो कॉम्पनसेशन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। सेकेंडली, देयर इज नो चेंज इन खाता खतौनी, चाहे आप उसको खाता खतौनी बोल दो या पंजाब में क्या बोलते हैं, या पहानी बोल दो साउथ इंडिया में, और ROR बोल दो, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। नहीं, खाता खतौनी तो यहाँ बोलते हैं, खसरा अलग होता है, खाता खतौनी अलग होता है। खसरा तो क्रॉप रिकॉर्ड होता है और खाता खतौनी लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड हो गया, जमाबंदी। सो जब दोनों को मिला देते हैं आप तो उसको जमाबंदी बोल देते हैं। तो राजस्थान में और पंजाब में, हरियाणा में जमाबंदी चलता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में खाता खतौनी प्लस खसरा चलता है, और गुजरात और महाराष्ट्र में आपका फॉर्म 7/12 चलता है। फॉर्म 7 इज आपका खाता खतौनी और फॉर्म 12 इज आपका खसरा। तो एक तो नंबर 1, देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप। सो आपको जा करके कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कुछ भी चेंज नहीं कराना है, आपको सिर्फ क्या अथॉरिटी मिल रही है, राइट ऑफ वे की अथॉरिटी मिल रही है। राइट ऑफ वे की अथॉरिटी 1882 में डिफाइन करी थी ईजमेंट राइट्स का एक्ट। सो ईजमेंट राइट के एक्ट्स में जो ट्रांसमिशन लाइन है या कोई और लाइन है वो ईजमेंट्स ले सकती हैं। सो दे डोंट हैव फुल राइट्स बट ईजमेंट राइट्स ओवर दैट लैंड, पार्सल ऑफ लैंड। अब 4 प्रॉब्लम्स के जो फर्स्ट टावर बेस के लिए गाइडलाइंस ये प्रोवाइड करती है कि 85% ऑफ द मार्केट वैल्यू, नंबर 1। नंबर 2, कॉरिडोर लैंड जिसमें डिमिनिशन ऑफ लैंड वैल्यू हुई है उसका 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू। सो जितना कॉरिडोर लैंड है उसका भी 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू फार्मर को देने का प्रोविजन है उसमें। थर्ड उसमें है अगर कोई फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है तो इन केस ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आप एक एनुअल फ्रूट प्रोडक्शन जो होता है उनको 8 टाइम्स कैलकुलेट कर देंगे इंटू 8, और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप किसान को दे देंगे, नंबर 1। दूसरा, बिकॉज ही हैज टू कट द ट्रीज, सो जो टिम्बर निकलेगा ट्रीज कटिंग में दैट टिम्बर विल ऑल्सो गो टू द फार्मर। और अगर टिम्बर प्लांटेशन है जिसको आप कट करने को बोलो तो उसको सीधे टिम्बर प्लांटेशन जो भी कट करेगा वो फार्मर ही ले जाएगा। ठीक है। तो चौथा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉप। सो जो फसल होगी, सो 3 फसल कौन कौन सी होती है, और जायद। हाँ, तो जो फसल डिस्ट्रॉय होगी उसका आपको कॉम्पनसेशन देना है। इट इज नॉट लाइक पूरे साल का आपको कॉम्पनसेशन देना है, या आप पूरे जब तक 25 ईयर से ट्रांसमिशन लाइन की तो एवरी ईयर यू आर गिविंग कॉम्पनसेशन। इट इज जितनी बार वो फसल डिस्ट्रॉय होगी फॉर मेंटेनेंस वर्क और फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क ओनली दैट। और जो फसल अगर रबी खराब हुई और बाकी खरीफ और वो ठीक है तो कोई इशू नहीं, सिर्फ रबी के पैसे देने हैं आपको। ये गाइडलाइंस में प्रोवाइड कर दी गई 2015 ROW गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज्ड इट। ठीक है। इट वाज अ गेम चेंजर एक्चुअली। पूरे इंडिया में जितने भी लिटिगेशंस हो रहे थे इसमें क्या कलेक्टर्स और सब कंफ्यूज, वो खुद भी कंफ्यूज थे कि करना क्या है। तो जैसे ही उन्होंने जब भी देखा कि लॉ साइलेंट है
या स्टेट लॉ में कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, तो उन्होंने इस गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर लिया। जब भी अगर कोई गाइडलाइन स्टेट ने इशू करी है इसके ऊपर, तो कुछ कुछ स्टेट्स ने ऐसा करा है कि इसमें जैसे 85% कॉम्पनसेशन उसको 100% कर दिया है कि पूरी लैंड वैल्यू दे दो, जैसे असम ने या इसने मेघालय ने कर दिया है। कुछ स्टेट ने 120% भी कर दिया है, तो वो स्टेट्स की पावर है करने की। लेकिन इन गाइडलाइंस दे वर गेम चेंजर इन द सेंस ट्रांसमिशन कंपनीज को एक बेस मिल गया जहां से वो दे कैन स्टार्ट डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस। और अगर कोई भी वैक्यूम है लॉ में, तो ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी हैज परसुएसिव वैल्यू, नॉट कंक्लूसिव वैल्यू बट परसुएसिव वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑलराइट। लेकिन जो स्कूल्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं और जो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है और अर्बन, स्पेशली अर्बन एरियाज, सब अर्बन एरियाज, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे ये प्रॉब्लम थी। एंड सिमिलर प्रॉब्लम ROW की प्रॉब्लम्स थी, वहां पे भी क्लियर नहीं था कि करना क्या है। तो 2020 में एक और कमेटी बैठाई गई। तो अर्बन एरियाज के जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह देखते हैं, उन सबको पूरे इंडिया को बुलाया गया और ये चीज डिस्कस करी गई और ये डिसाइड करा गया कि एक और कमेटी बना दी जाए of all the principal secretaries. So second guidelines were issued, and second guidelines is guidelines for payment of compensation in regard of right of way for transmission lines in urban areas 2020. So 2020 में दूसरी गाइडलाइंस आ गई। So एक गाइडलाइंस होगी हमारी एग्रीकल्चर ROW गाइडलाइंस फॉर एग्रीकल्चर 2015 और एक हमारी गाइडलाइंस होगी गाइडलाइंस ROW फॉर अर्बन एरियाज 2020। इस दूसरी गाइडलाइन में फर्स्ट एस्पेक्ट जो है 85% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ टावर बेस एज इट इज रिटेन करा गया। सेकंड, डिम्यूनेशन ऑफ कॉरिडोर लैंड एज इट इज 15% का कैलकुलेट करा गया। इसके अलावा एक चीज, अब वहां पे कोई खेत तो थे नहीं, क्रॉप कॉम्पनसेशन तो हो नहीं सकता था, लेकिन एक नॉन यूजेबिलिटी अलाउंस ऐड करा गया। सो थर्ड थिंग इज, क्योंकि नाउ यू कैन नॉट यूज इट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो उस नॉन यूजेबिलिटी अलाउंस एक अलग से ऐड करा गया। एंड बिकॉज नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज परमिटेड, दैट विल ऑल्सो बी 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू फॉर द कॉरिडोर लैंड। सो इस तरह से ये दीज गाइडलाइंस वर गेम चेंजर्स। इनका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है पूरा इंडिया में। पहले जो कंफ्यूजन था, क्योंकि पुराने केसेस आप लोग डील कर रहे होंगे तो वो पुराने हिसाब से चलेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सेटलमेंट हो गया है। जैसे अगर किसी स्टेट ने पॉलिसी बनाई है तो वो पॉलिसी ओवरराइड करती है इस पॉलिसी को, पर चैलेंज करने में आसानी हो जाती है सब जगह, क्योंकि सेंट्रल पॉलिसी है ये, ठीक है। कई बार डिस्प्यूट्स अगर होगा कि स्टेट पॉलिसी या सेंट्रल पॉलिसी क्या ओवरराइड करेगी, तो लैंड के केस में स्टेट पॉलिसी ओवरराइड करेगी, पर ठीक है जो लिटिगेंट है उसके लिए एक चीज है कि आप ये सेंट्रल बोलो, सेंट्रल पॉलिसी ओवरराइड करेगी तो केस चलता रहेगा। मतलब अनलेस एंड अनटिल जज अप्लाइज हिज माइंड कि भाई इसमें लैंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट पॉलिसी विल ओवरराइड द सेंट्रल पॉलिसी, बट दिस इज द पोजीशन। सो नाउ वी आल्सो अंडरस्टैंड ROW, वी हैव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। समझ लेते हैं अब ROW में डिस्प्यूट्स तो ऐसे नहीं कि डिस्प्यूट नहीं आएंगे, डिस्प्यूट्स भी आएंगे। कितने तरह के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो 4 तरह के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट डिस्प्यूट इज ऑब्स्ट्रक्शन। So you are laying down your transmission line and farmers and everybody comes and says कि भैया हम नहीं बनाने देंगे, हमारी खेत है या हमारी स्कूल है, हमारी बिल्डिंग है, हमारा जो भी इश्यूज है। तब आप क्या करते हो? ऑब्स्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्लियरली प्रोवाइड्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे आप SDM बोल रहे हो, अगर ट्रांसमिशन लाइन रोके, कोई भी रोके तो वो रोक नहीं सकता। यू विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड टेल हिम कि भैया ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। उसके पास पावर सिर्फ इतनी है कि वो दूसरे बंदे को बोलेगा कि आपको इशू क्या है, तो वो बोलेगा कंपनसेशन कम दिया, ज्यादा दिया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन पास आउट कि काम करो, इसको कंपनसेशन 100 नहीं 120 रुपए दे दो, बस। काम नहीं रुक सकता, काम चालू रहेगा, ठीक है। और वो 1 टाइम पावर है, अपील भी नहीं है उसमें। अब तो फर्स्ट इशू है ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन को कंटेन करने के लिए DM इज द अथॉरिटी। सेकेंड इशू है कॉम्पनसेशन। भाई किसान बोल सकता है कॉम्पनसेशन ज्यादा है, कम है। इवन जो ट्रांसमिशन लाइसेंसी वो बोल सकती है कि कलेक्टर साहब ने तो हम तो नेगोशिएट कर रहे थे पॉलिसी के हिसाब से, कलेक्टर साहब ने गलत कर दिया, 1000 कर दिया, कपूरथला वाले ने 5 करोड़ 2 करोड़ कर दिया, ये थोड़ी है।
ये तो सर्कल रेट है, ये हम नेगोशिएट कर रहे थे किसान से, वो रहेगा। उस केस में डीएम इज नॉट द अथॉरिटी इज डिस्ट्रिक्ट जज। सो इट इज, दे आर कॉल्ड एनहांसमेंट केसेस। जनरली एनहांसमेंट केसेस होते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन कंपनी जनरली पड़ती नहीं इन केस में, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट इशू हो तो फाइल करेगी, अदरवाइज इट दे आर एनहांसमेंट केसेस कि भाई मेरे को कॉम्पनसेशन ज्यादा दे दो। दोज एनहांसमेंट केसेस विल बी फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। थर्ड इशू जो होता है, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन का हो गया, एक कॉम्पनसेशन का हो गया, लेकिन थर्ड इशू जो आएगा वो आपका ये आएगा कि लेट अस अज्यूम लोकल अथॉरिटी है, पंचायत है, विलेज पंचायत, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी भी स्टेट का है, या स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, दे आर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। उन्होंने बोला हम यहां पे नहीं लगाने देंगे। आप 64 की परमिशन दोगे, सेक्शन 64 में मेरा अप्रूवल है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड 168 में मेरा एमिनेंट डोमेन की पावर्स भी है, गजट नोटिफिकेशन भी। ये दो परमिशन आप दिखाओगे उस बंदे को, वो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। अब क्या आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि ही इज इंटरेस्टेड पार्टी। पंचायत का हेड है कलेक्टर या रिलेटेड है उससे। क्या आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हो? आप नहीं जा सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। अब इशू कहां पे? इशू ये आ रहा है, ऐसा एमिनेंट डोमेन अथॉरिटी, यू आर गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटी इज ऑल्सो गवर्नमेंट। आपको एक एक्ट में पावर मिली है गजट नोटिफिकेशन में, उसको दूसरे एक्ट में पावर मिली है, दोनों गवर्नमेंट है। सो आप क्या करते हो, उस जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो आप डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जाते हो, आप जाते हो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास। सो यू गो टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी चेयरपर्सन एंड से कि ये विलेज पंचायत या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या दे आर नॉट, वॉट एवर इज द डिस्प्यूट। सो चेयरमैन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डिसाइड द डिस्प्यूट कि नहीं ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, या रीरूटिंग कर लो, जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है टू सॉल्व द मैटर, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैटर है। Let us assume you are not satisfied, or any other party, local authority is also not satisfied with the decision of the Central Electricity Authority chairperson. Then you can file an appeal to Secretary, Ministry of Power. He is the final authority. Whatever he says has to be acceptable to both the parties. There is no court case. There is neither executive जो कहते हैं obstruction का matter. कौन से सेक्शन में सर? ये है आपका सेक्शन 15 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट इज फुल्ली एप्लीकेबल इन केस ऑफ आरओडब्ल्यू, ठीक है कि नहीं? 164 में। हाँ 164 में तो टेलीग्राफ एक्ट की पावर आती है आपके पास, तो वो पावर यहां से आप वो एक्ट पढ़ोगे ना आप, ठीक है। लेकिन एक चौथा इशू भी है। चौथा इशू है कि सेक्शन 64 में तो आपको परमिशन मिल गई कि सारी गवर्नमेंट की लैंड जहां जहां आपको जो जो करना है करते रहो, आप चलते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंस्ट्रक्शन निपटाते रहो। पर अगर आप एक रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हो, ट्रैमवे क्रॉस कर रहे हो, हाईवे क्रॉस कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो टूट फूट होगी, तोड़ फोड़ होगी। क्या उसका आपको कंपनसेशन देना है या उसका रेमेडी करना है? आपको क्या करना है उस केस में, और उस केस में इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है? तो ऐसा नहीं है कि जो भी तोड़ फोड़ होगी और जो भी आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे वो ट्रांसमिशन लाइसेंसी को नहीं करना है। कॉम्पनसेशन अगर वहां पे कुछ बनता है तो देना है। अगर रेलवेज अथॉरिटी बोलती है कि भाई मैं करूंगी अपनी ट्रांसमिशन लाइन उस पार्ट की, तो यू हैव टू गिव दैट मनी। वो अपना बजट बना के देंगे, आप दोगे उनको पैसा, वो अपना सेट कर लेंगे ट्रांसमिशन लाइन, जो भी उनके पास भी रेलवे के पास भी फैसिलिटी है। अब यहाँ पे आपका दो अथॉरिटीज से सामना होता है। एक अथॉरिटी का नाम है वर्क्स अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी का नाम है रिपेयरिंग अथॉरिटी। अब डिफरेंस क्या है रिपेयरिंग अथॉरिटीज और वर्क्स अथॉरिटी में? वर्क्स अथॉरिटी वो होती है जो अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन कर रही है। सो कैनाल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप वर्क्स अथॉरिटी से डील कर रहे हो। हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप वर्क्स अथॉरिटी से डील कर रहे हो। जब वो फुल्ली ऑपरेशनल कैनाल है, फुल्ली ऑपरेशनल, इवन ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है, एक ट्रांसमिशन लाइन फुल्ली ऑपरेशनल चल रही है, जो उसको मेंटेन कर रहा है वो रिपेयरिंग अथॉरिटी है। सो रिपेयरिंग अथॉरिटी एंड वर्क्स अथॉरिटी कैन बी सेम पीपल, एंड वर्क्स अथॉरिटी, रिपेयरिंग अथॉरिटी कैन बी डिफरेंट एंटिटीज आल्सो। डिफरेंस ये है
वर्क्स अथॉरिटी प्रोजेक्ट स्टेज पे है। प्रोजेक्ट और प्लान में क्या डिफरेंस है? Project is under construction and plant is completed. क्लैप फॉर प्रोजेक्ट। अगर कभी भी कोई प्रोजेक्ट वर्ड बोलता है तो समझ लो वो बन रहा है, अभी सीओडी नहीं हुई है, उसकी कमीशनिंग खत्म, अभी कोई प्लांट बोलता है तो समझ लो वो ऑपरेशनल, सीओडी हो गई है उसकी, ठीक है। तो प्लांट स्टेज में आप सोच सकते हो कि वो रिपेयरिंग अथॉरिटी, क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब आपका डिस्प्यूट रिपेयरिंग अथॉरिटी, अब रिपेयरिंग अथॉरिटी वर्क्स अथॉरिटी सारे केसेस में, हाईवेज में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, यू नेम द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो आप जब तक सरकारी जबान पे लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, जब आप क्रॉस ओवर करोगे तो थोड़ा सा चैलेंज आएगा। सो व्हाट यू डू इज यू गिव अ नोटिस टू देम। सो रेलवेज को या ट्रामवेज को या हाईवेज को या कैनाल में वर्क्स अथॉरिटी या रिपेयरिंग अथॉरिटी हम बोलेंगे, इसको थोड़ा क्लियर हो गया हमको, उनको आप नोटिस देते हो। अब उस नोटिस में 3 चीजें वो लोग कर सकते हैं। एक तो वो या तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि नहीं, दूसरा वो परमिशन दे देंगे, तीसरा एक और चीज कर सकते हैं, चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, ना अप्रूवल ना रिजेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये बोलती है 14 डेज में अगर वो रिप्लाई नहीं करते, डीम्ड अप्रूवल, गो अहेड। आपने नोटिस दिया, 14th डे आपने देखा कि कुछ बोल ही नहीं रही है, एनएचआई को पता ही नहीं क्या हो रहा है, मतलब ठीक है, डीम्ड अप्रूवल, आप अपना कंस्ट्रक्शन कर दो, ठीक है। सेकेंड, लेट अस अज्यूम, अच्छा उन्होंने एक्सेप्टेंस कर दिया, दे दिया कि ओके वी हैव नो इश्यूज, आपका वैसे भी क्रॉस ओवर होगा कैनाल में, कोई हमें क्या प्रॉब्लम है, कैनाल के ऊपर से जा रहा है, टावर आप कैनाल के बीचों बीच तो लगा नहीं रहे हो, लगा रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आप ठीक कर देना जो भी है, अप्रूवल दे दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेट अस अज्यूम उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए, इफ द ऑब्जेक्शंस आर एक्सेप्टेबल टू यू देन आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर उन्होंने बोला थोड़ा रीरूटिंग कर लो एंड यू आल्सो थिंक कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रीरूटिंग कर सकते हैं, और यू थिंक कि उन्होंने बोला कि मेरी अथॉरिटी से करा लो, आप इतने पैसे मुझे दे दो, मेरा अपना जो मैं, क्योंकि मेरे को रेलवे अपनी मेंटेन करनी है ना, तो जो डैमेज होगा मैं अपना मेंटेन कर लूंगा, आप अपना काम कर लो, आपको ऑब्जेक्शन नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस अज्यूम वो ऐसी चीज बोलते हैं कि नहीं नहीं आप लगा ही नहीं सकते, आप ये तो रूट ही ठीक नहीं है, मतलब, या ऐसी एग्जॉर्बिटेंट आप अमाउंट मांगते हो जो अमाउंट आपको वैलिड नहीं लग रहा, कि मेरी कॉस्ट इतनी लग रही है, ये 5 टाइम्स मांग रहा है, उस केस में the authority which will decide the matter is not executive magistrate, it is neither CEA, it is nor the collector, it is the independent regulatory commission जिससे आपको लाइसेंस मिला है। आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के पास जाते हो, एप्लीकेशन लगाते हो, वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है, आप भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, एंड वॉट एवर इज द डिसीजन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन वो वैसे ही चलता है, उसको रिविजन पिटीशन बोलते हैं। सो आप रिवीजन पिटीशन फाइल करते हो, अगर सीईआरसी नहीं उसके डिसीजन से नहीं सेट हो तो एप्टेल सुप्रीम कोर्ट, सेम जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स होता है वो चलता है। तो आरओडब्ल्यू के कोई भी इश्यूज है, 100% इश्यूज आज के बाद आप लोग रिजॉल्व कर सकते हो। आपको पता है रेगुलेटरी चैनल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू आरओडब्ल्यू क्या है। लेकिन ये सर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन डिस्कस कर लिया आपने, तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन एंड व्हाई इज इट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन? Why are you not saying CERC, SERC, JERC? So USA में चैलेंज था, वो चैलेंज ये था कि हर 4 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, प्रेसिडेंट चेंज होता था यूएसए का। अब एक प्रेसिडेंट के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, दूसरे प्रेसिडेंट के टाइम पे उसने रिवर्स कर दिया कि फंडिंग बंद कर दी, उसकी अप्रूवल्स, ग्रांट ऑफ अप्रूवल्स खत्म कर दिए। अब जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी ट्रम्प के बाद, तो फर्स्ट डे 10-15 जो उनके डिसीजंस थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, वो रिवर्स कर दिए उन्होंने फर्स्ट डे। और ये सीक्वेंस चल रहा था 90s, 20s, 30s, 40s में, जो पुराने जमाने में। उसके कारण क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रिसिटी के और पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स और ट्रांसमिशन, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइंस को डिले हो रही थी बहुत ज्यादा। जिन ट्रांसमिशन लाइंस को 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में लगना था, वो 20 साल चल रही है। जिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स को 8 साल में कंप्लीट होना चाहिए, वो 20 साल में कंप्लीट हो रहे हैं। दिस वाज डिफिकल्ट एंड चैलेंज, दिस वाज वन ऑफ द चैलेंज इन यूएसए इन 1920s, 30s,
एंड दिस मैटर केम अप बिफोर द कांग्रेस. कांग्रेस इज देयर पार्लियामेंट. जिस तरह से इंडिया की पार्लियामेंट है वहां पे कांग्रेस बोलते हैं. सिर्फ डिफरेंस ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जो पावर है सिमिलर पावर यूएसए में है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए में. वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दो नहीं होते. इंडिया में अलग चीज है, एक प्रेसिडेंट की कुर्सी वो अलग चीज है. तो वो सिस्टम इस तरह से कनेक्टिंग सिस्टम है. तो ये प्रॉब्लम कांग्रेस जो की पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ एट लेंथ. आफ्टर डिस्कसिंग दैट एट लेंथ दे डिसाइडेड एक काम. अच्छा, इनके पास एक चैलेंज तो ये था कि ये डिले होता था प्रोजेक्ट. टैक्स पेयर्स मनी इज वेस्टेड. आईडीसी का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. सो सुबनसिरी प्रोजेक्ट में बिकॉज ऑफ डिले कम से कम 20,000 करोड़ का टैक्स पेयर को नुकसान हुआ है. उस 20,000 करोड़ में से 4 और प्रोजेक्ट बन जाते हैं. विच इज क्यों नुकसान हुआ? बिकॉज ऑफ आईडीसी. इंटरेस्ट, भाई आपने पैसा लिया है, आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो आपका बढ़ता ही रहेगा कंटिन्यूअसली. और दूसरा ये है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है ना. अगर 10 साल तक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होनी चाहिए 1000 वॉट, 1000 जो भी आप नंबर मेगावाट जो बोलना चाहते हो बोलो, उसकी कॉस्ट कितनी है? अगर उसकी बिलिंग करी जाए तो दैट इज ऑल्सो ह्यूज कॉस्ट. अब ये 2-3 लॉसेस देख लिए. इन तीनों लॉसेस को देख करके यूएसए की गवर्नमेंट ने बोला कि ये ना हम एक काम करते हैं, इसको गवर्नमेंट से अलग कर देते हैं. और गवर्नमेंट से अलग इन्होंने इस तरह से करा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बना के. दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ पावर या डिपार्टमेंट, वहां डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की पावर्स लेकर के डेलीगेट कर दी एक एक्सपर्ट बॉडी को. दैट एक्सपर्ट बॉडी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. और वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं थे. इंडिपेंडेंट किससे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड was it accountable to the government? No, it was not accountable to the government. It was accountable to the parliament directly, उनकी कांग्रेस. So जिस तरह से, अच्छा, रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि लॉ में देखा एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आ गई. रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है? The rule is basically procedural. हाँ, ओके. And regulation, I think so. It's So how to regulate the regulating the functions. Enforceable by laws are members. एनफोर्सेबल तो पांचों है. लॉ ही पूरा एनफोर्सेबल है, पांचों ही एनफोर्सेबल है. Rules के अंदर में regulation procedural हो सकता है. डिफरेंस ये है, रूल्स आर मेड ओनली एंड ओनली बाय द गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो उसमें लिखा होगा अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी. रेगुलेशंस आर मेड ओनली एंड ओनली बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज. सो रेगुलेटरी कमीशंस रेगुलेशन बनाएंगी, या स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक्ट के अंदर बनी है वो रेगुलेशंस बनाएंगी. और रेगुलेशंस आर बिलो रूल्स. हायरार्की क्लियर है पिरामिड की. टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक्ट, उसके बाद रूल्स, उसके बाद रेगुलेशंस और उसके बाद नोटिफिकेशन. अगर आपको किसी की भी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और आपको पिटीशन फाइल करनी है कोर्ट में, तो आप ये देख लेना, अगर नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट और इसमें इनकंसिस्टेंट है, आप फाइल कर दो पिटीशन चैलेंजिंग. रेगुलेशन अगर रूल से इनकंसिस्टेंट है तब भी चैलेंज कर दो, रूल विल ओवरराइड रेगुलेशन. रूल अगर एक्ट से है तो ये हायरार्की, आपको एज अ लॉ ऑफिसर वी शुड नो दैट हायरार्की ये है. चलो ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस भी, ये भी अच्छा है कि हम पूरा बेसिक्स भी क्लियर ही करते जा रहे हैं, हाथों हाथ ही करते जा रहे हैं क्लियर. अब इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन वहां पे उन्होंने बोला बना दो. सो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में इंडिया में भी एक चैलेंज था. इंडिया में एक चैलेंज ये था कि जो भी पावर सेक्टर के मैटर्स थे, अब बिकॉज ऑफ, इट इज सेड, बिकॉज ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सुबनसिरी का प्रोजेक्ट इतना डिले हो गया. बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट मैटर्स सुबन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. क्योंकि क्या होता था, हाई कोर्ट जजेस वर इंटेलिजेंट, दे वर इंटेलिजेंट लॉयर्स, दे हैड लीगल नॉलेज, बट देयर इज अ टेक्निकल नॉलेज which they would have understood during the course of the case. अब since they are not trained in electricity sector, so they as of now they don't know कि open access क्या होता है, transmission charges क्या होता है, फिर electricity duty क्या होती है, या how this system, entire system works. तो आपको अगर जज बना दिया, बिकॉज यू आर ऑल सीनियर ऑफिसर, मान लो आपको जज बना दिया जाए, कोई नई चीज आपके पास आएगी तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार टाइम दे दो थोड़ा सा,
सेम उन्होंने करा, मतलब तारीख पे तारीख पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसके कारण से आईडीसी और वो बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, और प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंडिया के लिए जा रही है। तो इंडिया ने भी ये सिस्टम जो यूएसए का अडॉप्ट कर लिया इंडिया में, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाने का, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी दे दी। और ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाने का काम ऐसा नहीं अभी शुरू हुआ है, 1991 से ज्यादा शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले भी थोड़े इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन थे, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। 1991 के बाद कौन कौन से इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बने? इलेक्शन कमीशन भी सर आ सकता है। इलेक्शन कमीशन भी आ सकता है, लेकिन अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो 1991 के बाद आपका बना है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, आईआरडीए, पेंशन, टेलीकॉम अब रेरा बन गया है। हाँ, रेरा बन गया है। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। इंडिपेंडेंट फ्रॉम होम? इंडिपेंडेंट फ्रॉम, लेकिन वहां पे जब पावर सेक्टर के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाने की बात आई, तब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज आया, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज ये था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। इट वुड हैव बीन बेटर कि हम एक रेगुलेटरी कमीशन बनाते तो सारे मैटर्स एक रेगुलेटरी कमीशन देख लेता। ठीक है, अब स्टेट्स का ये था कि हमें, हमारे पास ऑलरेडी पावर्स हैं, सो you cannot do directly, indirectly what you cannot do directly, so please don't take away our powers. उसके लिए अल्टीमेटली ये डिसाइड करा गया 1998 में कि let us have two sets of independent regulatory commission, one at the state level and one at the central level. So state level पे independent regulatory commission इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बनाया गया वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। So every state has its own स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सेंट्रल लेवल पे जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाया वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। लेकिन कुछ स्टेट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि वी आर वेरी स्मॉल स्टेट, हमारी पॉपुलेशन 5 लाख है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का खर्चा भी उठाएं और उसको कंटिन्यूअसली साल भर साल फंडिंग करें, और हमारी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं, हमारा डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहा है, पावर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो एक नया प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डाला गया, और वो नया जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में सबसे पहले 2 स्टेट्स थे, मणिपुर एंड मिजोरम। उन्होंने एक एग्रीमेंट करा 2008 में विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिस एग्रीमेंट के अंडर में JERC फॉर मणिपुर एंड मिजोरम वाज क्रिएटेड, फर्स्ट JERC। Second, JERC was being created for union territories. So the state of Goa also said that please include me in the JERC of union territories, which is now named as JERC of union territories in Goa. So second JERC was made, Gurugram में ऑफिस है उनका। Third, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो रहा था स्टेट्स का। So they said कि भाई आप ना हमारी JERC बना दो, क्योंकि अब हम डिवाइड हो रहे हैं। तो जो अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो एक JERC में कन्वर्ट कर दो, सो दैट फॉर 6 months इट कैन टेक केयर ऑफ बोथ द स्टेट्स। सो JERC बनेगी। वो टेम्पररी JERC थे जो 6 महीने बाद खत्म हो गई। फिर 2 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन उसमें से निकल के ये लोग अब नाउ दे हैव सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। 2019 में एक और एक्ट बना जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, and electricity act was extended to the state of Jammu and Kashmir, and now not state, we can say 2 union territories, so union territory of Jammu and Kashmir and union territory of Ladakh। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो हम सपना देख रहे थे, 1 नेशन 1 लॉ 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी एंड 1 प्राइस, ये जो सपना था इसमें 1 नेशन और 1 लॉ, हमने ये हमेशा अज्यूम करा कि 2003 में हमने 1 लॉ बना दिया। 1 लॉ इन द सेंस 9 इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट स्टेट के, और जो हमारे 3 सेंट्रल एक्ट थे, 1910 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1999 को मर्ज करके, सबको मर्ज करके 9 स्टेट्स एक्ट 3 सेंट्रल एक्ट को मर्ज करके हमने एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना दिया। वो कंप्लीट नहीं हुआ था बिकॉज एक्सेप्शन वॉज कार्व्ड आउट इन दैट एक्ट एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो एक्सेप्शन को डाइल्यूट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में,
और एक्सटेंड कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में। और उनका जो स्टेट का 2010 में एक एक्ट बना था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2010, वो रिपील कर दिया गया। सो इट एक्सटेंडेड टू द वहां पे अब क्या हुआ, जो पुरानी जम्मू एंड कश्मीर रेगुलेटरी कमीशन थी वो डिसॉल्व हो गई बिकॉज एक्ट वाज रिपील्ड। अब डिसोल्यूशन के लिए उनके पास बहुत सारे रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक जेईआरसी से कंबाइन कर दें, या फिर जेएन के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को रिवाइव कर दें, उसी को इसमें डाल दें। सो अल्टीमेटली डिस्कशन के बाद, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम लद्दाख साइड, इट वाज डिसाइडेड कि एक जेईआरसी बना दी जाए वहां पे, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, टू सर्व बोथ द यूटीज। और जो पुराने मेंबर्स थे उनको, कुछ मेंबर्स को भी इसी में ले लिया गया, सो दैट देयर इज सम कंटिन्यूटी, मतलब न्यू एप्लीकेशंस विल बी फाइल्ड बट लेट अस से सम कंटिन्यूटी विल बी देयर, और वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस यूज हो जाएगा इस तरह से, व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो थर्ड जेईआरसी, सर्वाइविंग जेईआरसी, एक तो जेईआरसी खत्म हो गई। सो इफेक्टिवली वी हैव, अगर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में बोलता हूं या कोई भी बोलता है तो आप समझ लेना तीन चीजें टुगेदर, जेईआरसी, एसईआरसी, सीईआरसी, इसी से मिला के क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन? तीन, नन ऑफ द अबव या ऑल द अबव, तो ऑल द अबव आंसर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन आ गए। ये प्रोविजन हमने डिस्कस किया इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का जब हम ट्रांसमिशन का डिस्कस कर रहे थे। एक्विजिशन जो कहते हैं, कॉम्पनसेशन, ओवरहेड लाइट्स का कॉम्पनसेशन डिस्कस कर रहे थे। अब ट्रांसमिशन रेगुलेटर्स तो हमने देख लिए, समझ लिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के अलावा अब डॉक्टर्स जो हैं अकेले आपका इलाज करें, बड़ा दिक्कत होती है, हमेशा पैरामेडिकल चाहिए, नर्सेस भी चाहिए, इवन जो लॉयर्स हैं उनको कोर्ट क्लर्क्स चाहिए, पैरा लीगल चाहिए, इवन आर्किटेक्ट्स को ड्राफ्टमैन सिविल चाहिए, ठीक है। सिमिलरली रेगुलेटर्स को सेमी रेगुलेटर्स चाहिए। सो इंडिया में देयर आर फ्यू सेमी रेगुलेटर्स। Let us discuss who are those semi-regulators, how they functions and what is their work. ठीक है, कोई semi-regulators के बारे में कुछ बताएगा, क्या है semi-regulators? सर जॉइंट, आपने जो बताया जॉइंट रेगुलेटरी कमीशन, ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी में आता है, IRC, जबकि ये मतलब दो स्टेट्स को गवर्न कर रहा है, मतलब जे&के और लद्दाख के, यदि हम ले उदाहरण, दो स्टेट्स का है तो इंडिपेंडेंट में आएगा ये भी, जैसे डीआरसी आता है हमारे यहाँ और सीआरसी। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में आएगा ना। अच्छा, दो स्टेट्स के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है ना, दो यूटीज के लिए, ठीक है। जेईआरसी तो सर हर एक ड्यूटी के लिए है ना? ना अरे सुन लो भैया, हाँ, जेईआरसी हर यूटी के लिए एक्सेप्ट दिल्ली, उसका नोटिफिकेशन है, पहले में ये लिखा हुआ लिखा था, पुडुचेरी हाँ। और चंडीगढ़ के लिए भी है और गोवा के लिए भी है। जो गुड़गांव है, हाँ, गुड़गांव वाला करेक्ट, चंडीगढ़ सही के लिए है। वो गोवा के लिए। लेकिन दो यूटीज जो नई बनी थी उसके लिए भी है। उनके लिए एक नया जेईआरसी बना है। जम्मू कश्मीर Sorry. लद्दाख के लिए। So now total there are 3 JRC, yes. और ये JERC में एक स्टेट ऑफ गोवा भी आ गया, हाँ जी, ओके, तो गोवा। ठीक है। हमने पावर सेक्टर समझ लिया 5, क्लियर है। एनर्जी सेक्टर समझ लिया हमने 10, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन 3। अब हम समझते हैं सेमी रेगुलेटर्स कौन है पावर सेक्टर में। अब वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन नेशन तो हमने कर लिया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से और फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। वन ग्रिड करने का काम जो दिया वो हमने दिया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हमने ट्रांसमिशन प्लानिंग का भी एडिशनल वर्क दे दिया, बिकॉज हमें ये लगा कि क्योंकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा रही है तो ट्रांसमिशन प्लानिंग के लिए इतनी अच्छी होगी। अब ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर्स जो होते हैं वो होती है CTU एंड STU।
state transmission utility and central transmission utility. This is a semi-regulatory function. So as a semi-regulator, जो STU, CTU के without approval, even independent regulatory commissions cannot issue a license. So if somebody applies for a license for a transmission line, सबसे पहला नोटिस जो जाता है वो CTU, STU, डिपेंडिंग ऑन इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है. देन STU या CTU अपना जो नेटवर्क है उसमें से देखता है कि वो ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है भी कि नहीं है, या कहीं और बेटर होगी. When infrastructure is money is being invested, and it gives the report to the independent regulatory commission, जो भी relevant है. और जो भी यहाँ पे भी CTU, STU is the state level, CTU is at the central level. और पूरे इंडिया का जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे नेशन का हाईवे प्लान करती है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे स्टेट का प्लान करती है, सिमिलरली CTU एंड STU. अब वो फंक्शन PGCIL को दे दिया CTU का. अब जब तक चल रहा था तब तक तो ठीक चल रहा था, कोई इशू नहीं था. ठीक है. इशू ये आया जब टेंडर बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ. अब टेंडर बेस्ड बिडिंग ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो टेंडर आए, उस टेंडर का प्लानिंग किसने करा? CTU ने करा. CTU इज पार्ट ऑफ PGCIL. मैं अभी CTU की बात कर रहा हूं, अभी STU तो अलग अलग, वो सेम आप रेप्लिकेट कर लेना. एक तरफ तो वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहां गैप्स हैं, फिर टेंडरिंग गवर्नमेंट कर रही है, पार्टिसिपेट PGCIL कर रहा है और प्राइवेट एंटिटीज कर रही है दोनों. ठीक है. पार्टिसिपेशन के बाद जो भी टेंडर जीतता है वो एप्लीकेशन लगा रहा है फॉर लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन तब तक लाइसेंस नहीं इशू करी जब तक PGCIL, CTU अप्रूवल नहीं दे दे. सो प्राइवेट एंटिटीज का कहना यह था कि सर प्लीज प्रोवाइड अस लेवल प्लेइंग फील्ड. ठीक है. और देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि CTU भी एक एंटिटी है, एक PGCIL जो ट्रांसमिशन लाइसेंसी भी एक एंटिटी. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दोनों लेवल पे, प्लानिंग लेवल पे भी हो गया और फिर अप्रूवल लेवल पे भी हो गया. तो देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिसाइडेड अंडर सेक्शन 38 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक ट्रांसफर स्कीम बनाएगी. उस ट्रांसफर स्कीम में सेक्शन 38 की ट्रांसफर स्कीम में CTU को और PGCIL को अलग करा गया. उस ट्रांसफर स्कीम का नाम है द डिविजन एंड डीमर्जर ऑफ CTU एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रांसफर स्कीम 2021. From 1st April 2021 there was a demerger. Power Grid Corporation of India एक नई कंपनी बन गई which is deemed licensee, and Central Transmission Utility of India एक सेकेंड कंपनी बन गई which is Central Transmission Utility for India. अगर किसी को लाइफ टाइम अगर कहीं काम करना है गवर्नमेंट में, तो या तो वो रेगुलेटरी कमीशन ज्वाइन कर ले या वो सेमी रेगुलेटर्स ज्वाइन कर ले. Semi-regulators and regulatory commission will never be privatized. Other entity, anytime they can be privatized depending on the government requirement. All right, they will remain government company because regulatory functions cannot be outsourced. आप क्रिमिनल लॉ डिसाइड करने के लिए आप हाई कोर्ट को आउटसोर्स नहीं कर सकते ना कि भाई आ जाओ तुम, अब से रिलायंस डिसाइड करेगी या कोई और टाटा डिसाइड करेगी या एनी अदर कंपनी, या रेगुलेटरी फंक्शन को आउटसोर्स नहीं कर सकते, इसलिए दे विल ऑलवेज रिमेन गवर्नमेंट. सो फर्स्ट सेमी रेगुलेटर हमने ये डिस्कस किया, ट्रांसमिशन प्लानिंग सेमी रेगुलेटर. सेकेंड इशू ये था जो आपने 2012 की जो ब्लैकआउट की बात करी, वो ब्लैकआउट हुआ था बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओवरड्रॉल पावर का हो गया, कई बार अंडरड्रॉल हो गया पावर का जितना लेना था, एंड दैट फ्रीक्वेंसी मिसमैच इट कॉस्ट दैट ब्लैकआउट. इस तरह के ब्लैकआउट अवॉइड करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर वाज मेड. इट इज आल्सो अ सेमी रेगुलेटर. सो फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर्स आर पिरामिडिकल इन शेप. सो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, उसके ऊपर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, सबसे ऊपर नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर. देयर इज अ डिफरेंस. जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं, दे आर नॉट पिरामिड, दे आर इक्वल पावर्स. JERC, CERC and SERC, they have equal powers. ठीक है. सबकी अपील सीधे एप्टल जाएगी. लेकिन सेमी रेगुलेटर्स में, फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर में नहीं है, वो पिरामिडिकल है. मतलब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर
बात मानेगा रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर की, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर बात मानेगा नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की, एक के ऊपर एक है। तो देयर इज अ डिफरेंस। यहां पे इक्वल पावर्स है, यहां पे इक्वल नहीं, पिरामिड हायरार्की है, ठीक है। अब जिस तरह से आपका इशू आ रहा था ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर में, सेम और सिमिलर इशू केम अप विथ फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर्स आल्सो। सो प्राइवेट एंटिटीज का ये कहना था कि फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ रेगुलेशन। फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस ये है, इट इज लाइक ब्लड प्रेशर। तो जो बहुत सीनियर लोग जब जाते हैं एचआर के और लॉ के, तो फ्रीक्वेंसी का कई बार इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। तो ब्लड प्रेशर अगर मम्मी का या खुद का कम हो या ज़्यादा हो तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी, कम भी है प्रॉब्लम, ज़्यादा भी प्रॉब्लम है। सिमिलरली ग्रिड का है, ग्रिड में अगर फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, इशू हो जाएगा। तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो पैरामेडिकल का काम करता है या पैरालीगल का काम करता है इंस्टीट्यूशन, वो सेमी रेगुलेटर है। और सेमी रेगुलेटर लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं। लोड डिस्पैच सेंटर हायरार्की लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट काम तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का होता है, ठीक है। अब जो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, वो भी नेचुरली पीजीसीआईएल के पार्ट थे, क्योंकि उनको एडिशनल, जब 1992 में पीजीसीआईएल बनी थी उसके बाद क्या हुआ, उनको धीरे धीरे ये एडिशनल पावर्स दे दिए जा रहे थे, क्योंकि इट वाज अ नेचुरल चॉइस एट दैट टाइम। क्योंकि ये ग्रिड मेंटेन कर रहे हैं, ऑपरेट O&M कर रहे हैं ग्रिड का और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लगता है कि आप ही फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन कर लो, आप ही प्लानिंग कर लो, आप ही, इस तरह से चल रहा था। पर जब ये इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तब थोड़ा उनका रेमेडियल मेजर लिया गया। तो एक काम करा गया, उन्होंने सबसे फर्स्ट स्टेज में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था पोसोको। 2009 में स्टेज 1 में पोसोको कंपनी बनाएगी। पोसोको का फुल फॉर्म किसको पता है? पावर सिस्टम ऑपरेटिंग कॉर्पोरेशन, पोसोको। इट वाज अ सब्सिडरी ऑफ पीजीसीआई, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, पोसोको। अब ये एज अ सब्सिडरी ये रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम देख रही थी एंड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने का काम है। लेकिन इसमें ये था कि भाई इट हैज पावर, इट कैन आस्क समबडी टू शट डाउन इट्स जनरेटिंग प्लांट, इट कैन आस्क समबडी टू लोड शेडिंग करने के लिए, इट कैन, जो डायरेक्शन देती है वो डायरेक्शन कंप्लाई करना है, अदरवाइज इट इज देयर इज पेनल्टी। सो वो सेमी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स थे या जनरेटिंग कंपनीज थी, उन्होंने बोला कि भाई, उनको लगा कि ऐसा ना हो कि पार्शियल हो जाए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। भाई एनटीपीसी को तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं या एनएचपीसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम छोटे प्लेयर से हमें बोल रहे हैं आप। तो दिस काइंड ऑफ, एक तो परसीव्ड वैल्यू भी होती है, इवन फेयरली काम कर रहा है लेकिन परसेप्शन हो सकता है कि सेमी रेगुलेटर शुड बी इंडिपेंडेंट। उस परसेप्शन को ठीक करने के लिए जो पोसोको को 2017 में इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर बना दिया गया स्टेज 2 में। 2009 में पोसोको बनाया गया और फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन का काम इसको सौंप दिया गया। 2017 में उसको अलग कर दिया गया, उसको गवर्नमेंट कंपनी बना दिया गया, सेपरेट फ्रॉम पीजीसीआईएल। उसके शेयर्स मार्केट में कभी नहीं आएंगे। पोसोको एंड सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी लिमिटेड के शेयर्स कभी मार्केट में नहीं आएंगे, बिकॉज इट विल ऑलवेज रिमेन गवर्नमेंट कंपनी एंड सेमी रेगुलेटर्स। ऑलराइट, रिसेंटली 2022 में उसका नाम चेंज कर दिया गया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम चेंज कर दिया गया, पोसोको। अब नाउ इट इज कॉल्ड ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो हमने अब दूसरा सेमी रेगुलेटर भी समझ लिया है। इशू ये है कि अब थोड़ी सी नींद आ रही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि किसी को कंट्री में इन्वेस्ट करना है इंडिया में, या आपको फॉरेन भेज दिया गया कि चलो भाई नाइजीरिया में जाके, यू हैव वाइड एक्सपीरियंस, नाइजीरिया में जाके आप मेरी कंपनी को चलाओ या सीईओ बनो। नाइजीरिया फेवरेट जगह है ना। ये हमारे इंडिया के सीईओज गए हैं ना यहाँ पे, जो पावर सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव बिकम सीईओ इन डिस्कॉम्स ऑफ नाइजीरिया। दे आर, इंडिया इतनी स्वीट कंट्री है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में इट इज एक्सेप्टेबल, पीपल ऑफ इंडिया आर एक्सेप्टेबल एंड दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड ऑनेस्ट। हम नहीं समझते लेकिन हमारे कल्चर में है ऐसा ऑनेस्टी 99.9%।
हाँ, तो पूरे वर्ल्ड में इंडियंस आर लाइक्ड एक्चुअली हाँ। और अकोमोडेटेड, जो भी है, जैसा भी आप उनका समझ लो। अब हमें तो उनके मन में क्या चल रहा है वो तो वही बताएंगे, पर मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। तो तीन चीजें, चलो इंडिया की कंपनी ने सोचा कि हम ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इंडियन कंपनीज बहुत एक्विजिशन कर रही हैं फॉरेन में, जर्मनी में और सब जगह एक्विजिशन चल रहा है, और आपको भी बना के भेज दिया। तो क्या चीजें आप देखोगे, और इवन कोई अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है पूछेगा कि हाँ भाई क्या देखूं मैं, तो तीन चीजें देखना होगी: लॉ, पॉलिसी, तीसरी स्टैंडर्ड्स। तो मैं नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स। Law, policy and third. स्टैंडर्ड्स। अब 2003 में चलते हैं। 1948 से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी वाज वर्किंग एज गुरु एंड मदर ऑफ पावर सेक्टर। वंडरफुल जॉब। लॉ बनाने की पावर 2003 के एक्ट में दे दी गई रेगुलेटरी कमीशन को, और पॉलिसी बनाने की पावर 2003 के एक्ट में दे दी गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेवल पे। स्टेट के, अब कई बार लोग ये पूछते हैं कि सोलर पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाता, क्या रीजन है? सोलर पॉलिसी नहीं बना सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका रीजन ये, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सोलर में सबसे बड़ा इनपुट है लैंड है। अगर एक थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए 1.2 एकर्स ऑफ लैंड चाहिए फॉर 1 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, देन फॉर सोलर यू रिक्वायर 5 एकर्स ऑफ लैंड, 4 एकर्स ऑफ लैंड, तब भी 4-5 टाइम्स ज्यादा है। लैंड और स्टेट सब्जेक्ट, सो ऑब्वियसली सोलर, आप सोलर पॉलिसी में क्या लिखते हो? आप ये लिखते हो कि स्टैम्प पेपर आप छोड़ देंगे, स्टेट सब्जेक्ट। आप लिखते हो कि रजिस्ट्रेशन फी वेव ऑफ कर देंगे, स्टेट सब्जेक्ट। आप बोलते हो कि चेंज ऑफ लैंड यूज आपका ऑटोमेटिक कर देंगे, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ऑल स्टेट सब्जेक्ट। सोलर पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। लोग बोलते हैं डिस्कॉम को प्राइवेटाइज कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कॉम को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। It is by the money and consolidated fund of the state they have been created. Only and only state government can privatize the discoms. तो ये थॉट प्रोसेस ही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर जब भी आपको कोई ऐसी बात बोले, उसको बोलो भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोल रहे हो तुम। अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करवाना है, गो टू स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रेस देम कि भाई महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर ले, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट चाहे कर ले, जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट से वो अपना कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो यूटीज में कर सकती है, तो वो यूटीज में कर लेगी। ठीक है, सो अब ये थॉट प्रोसेस भी हमारा क्लियर हो गया, आउट हो गया, बिकॉज दीज डिस्कशंस कम अप वेरी ऑफन। एक्चुअली ऐसा लगता है कि सब चीजें एक ही, उसकी सॉल्यूशन एक जगह पे है। ठीक है, अब लॉ बनाने की पावर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में रेगुलेटरी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को पास मिल गई। पॉलिसी बनाने की पावर मिल गई गवर्नमेंट को। अब सीईए की क्या जरूरत है? ये इशू आया कि जब तक पॉलिसी बना रही थी, जब तक लॉ बना रही थी सीईए, तब तक तो अच्छा था, 50 साल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब तो जरूरत ही नहीं है उसकी। हमने तो अपने काम डिवाइड कर लिए, काम खत्म। और तो एक चीज आई, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के पावर स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? कौन बताएगा इतनी फ्रीक्वेंसी रखनी है? कौन बताएगा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है? कौन बताएगा मीटरिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? कौन बताएगा ग्रिड स्टैंडर्ड्स क्या है? ग्रिड कोड भी बनता है तो स्टैंडर्ड को देख के ही बनाया जाता है ग्रिड कोड। ठीक है, तो इसीलिए डिसाइड करा गया कि वी विल रिटेन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एज स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर। So third semi regulator in power sector is standards regulator. तो 6 semi regulators हैं, बाकी के मैं नाम बता देता हूँ और उसको छोड़ते हैं। एक तो फर्स्ट है CPCB पॉल्यूशन रेगुलेटर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सर बात कर रहे थे एनवायरमेंटल लॉ की, उसमें रेगुलेशंस बने हुए हैं, चाहे सोलर पैनल से रिलेटेड हो, चाहे बैटरी से रिलेटेड हो, वी ऑल हैव टू फॉलो दोस रेगुलेशंस। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेमी रेगुलेटर फॉर पावर सेक्टर, CPCB। सेकेंड है STU, स्टेट ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर। थर्ड है CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर। नेक्स्ट है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर। नेक्स्ट है CTU, नेशनल इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर। नेक्स्ट है डैम सेफ्टी रेगुलेटर, ये नया डैम सेफ्टी रेगुलेटर बनाया है, उसका नाम है
नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। सो ये अभी नया नया बिल्कुल है। सो फॉर सेफ्टी ऑफ ऑल द डैम्स दिस रेगुलेटर हैज बीन क्रिएटेड। और लास्ट है स्टेट फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर SLDC। ये SLDC, आपका जो फ्रेंड है जो इन्वेस्टर है वो बड़ा रिच आदमी है, वो बोलता है मेरे को सबसे प्रॉफिटेबल बता दो पावर सेक्टर में क्या कर सकता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिले। तो आजकल तो क्या हम सब बनिए हैं एक्चुअली। अब सबसे सक्सेसफुल हो बनिया ही हो, हमारे अंदर का बनिया निकल जाए तो वो सबसे सक्सेसफुल। कोई बनिया है हमारे यहाँ? मैडम अच्छा ओके। सॉरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो यही है। तो आपको और सर उनके हेड जो जैन साहब है हमारे। अपने अंदर क्वालिटी ना उनसे सीखनी पड़ेगी सारे बनियों से। और नहीं, इनसे सीखी है सर, हमने बहुत चीजें सीखी है। जो रह गया वो भी सीख लो। और जो तुम CBSE तो कैसे हुआ? तो उसने बस रोकड़े की बात करी कि भाई ऐसा पैसा कहाँ मिलेगा मुझे। सबसे ज्यादा पैसा और रोकड़ा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब वो बोलता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पावर सेक्टर में, मैं मेरे पास सब पावर्स है, मैं कहाँ करूँ? तो बोलना है डिस्ट्रीब्यूशन में करूँ पावर। किसी के पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है तो वो गरीब नहीं रह सकता। वो अनप्रॉफिटेबल है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसकी, अनप्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकता वो। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता ये बताता हूँ सिंपल में, सिर्फ 6 चीजें बताऊंगा। जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मिलता है एक बार, नंबर 1, तब आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस नहीं मिलता, आपको कंबाइंड लाइसेंस इशू हो रहा है इंडिया में अभी। क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड जब डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस देती है तो लिखती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई लाइसेंस। सो आपको एक के साथ एक फ्री लाइसेंस मिल रहा है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने एक एरिया चूज कर लिया, मिनिमम एरिया डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस का हो सकता है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, दिल्ली में एक अनोमली आ गई है। अनोमली क्यों आ गई? क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली मर्ज हो गया है और एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ये प्रोवाइडेड है, जो भी रेगुलेटरी कमीशन है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से छोटा लाइसेंस दे नहीं सकते। जब तक वो 3 थे तब तक तो एनोमली नहीं थी, अब वो मर्ज हो गए हैं तो रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, कैपिटल एडिक्वेसी और उसके इनकंसिस्टेंसी हो गई है वो। अब वो कैसे इनकंसिस्टेंट दूर होगी वो अलग बात है, लेकिन आई एम जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट इन्फॉर्मेशन। सो आप जैसे यूपी में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कानपुर डिस्ट्रिक्ट पकड़ लिया, आपने बोला कि मेरे को कानपुर डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस दे दीजिए, यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास आ गए, आपको मिल जाएगा लाइसेंस। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट चीज आपको लाइसेंस मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन कम सप्लाई का लाइसेंस। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विल बी अ डीम्ड ट्रेडिंग लाइसेंस, डीम्ड ट्रेडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो थर्ड लाइसेंस भी आपको फ्री मिल रहा है, यू आर ऑल्सो ट्रेडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Fourth, generation is a delicensed activity. Nobody has stopped a distribution company from generating electricity. आप खुद जनरेट करो या डिस्कॉम से किसी से जनरेट करो, अपने क्लाइंट से, कस्टमर से जनरेट करवा लो इलेक्ट्रिसिटी, रूफटॉप सोलर लगवा लो, कुछ भी करवा लो। आप बाहर से नहीं पावर लेने से तो मत लो, आप खुद भी आप जनरेट कर सकते हो, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउड है। फोर्थ नहीं, फिफ्थ, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर। सबसे बेहतर पोजीशन में अगर कोई बंदा है चार्ज पॉइंट ऑपरेटर बनने का या चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए, वो डिस्कॉम है। डिस्कॉम्स की सब जगह इसके पास स्पेस अवेलेबल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरिया में जहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार इज ह्यूज एक्चुअली, ही हैज इंजीनियर्स, ही हैज बिलिंग सिस्टम मैकेनिज्म, इन एवरीथिंग इज इन प्लेस। आप ये समझ लो, अगर 100 पेट्रोल पंप है और वो 100 पेट्रोल पंप का काम एक डिस्कॉम कर ले, उसकी रेवेन्यूज कितनी बढ़ जाएगी। Nobody is stopping them for being distribution licensing. लेकिन अर्शद जी सेटिस्फाइड नहीं है, बोलना कि सर ये तो आपने बड़े बड़े लोगों की बात कर दी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ले लो और कर लो। अब भाई मेरा तो इन्वेस्टमेंट छोटा है, मैं तो 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ मतलब मैक्सिमम किसी तरह से जुगाड़ करके करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँ? 16 स्टेट्स ने रूरल एरियाज नोटिफाई करे एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, इट इज अ डीलाइसेंस्ड एक्टिविटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डीलाइसेंस्ड, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो डीलाइसेंस्ड, प्रोवाइडेड
Proviso 8 of section 14 says that provided state government notifies area as rural area, तो सारे स्टेट ने 18 स्टेट्स ने अपने रूरल एरिया नोटिफाई कर दिए। मध्य प्रदेश ने कैसे रूरल एरिया नोटिफाई करा ये बताता हूं मैं। सो मध्य प्रदेश ने 2006 में नोटिफिकेशन निकाला और ये लिखा कि इन एरियाज को छोड़ के पूरा मध्य प्रदेश रूरल एरिया है। किन एरियाज को छोड़ के? सिटीज को छोड़ के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़ के और स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया उसको छोड़ के पूरा मध्य प्रदेश रूरल एरिया है। अब आपको अगर लगता है कोई गांव पैसे आपको देगा और टाइमली और आपको उसको बिजली चाहिए तो आप वहां पे जनरेट डिस्ट्रीब्यूशन करिए। आपकी सिर्फ कंडीशन ये है जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की वो आपको फुलफिल करना है। दैट्स इट। टैरिफ DERC और SERC नहीं डिटरमाइन करेंगे। टैरिफ आपके और कंज्यूमर के बीच में इससे बड़ा क्या बढ़िया क्या हो सकता है कि आप जिसको सप्लाई कर रहे हो आप और वो डिसाइड कर रहे हैं टैरिफ और एग्रीमेंट कर रहे हैं और आप उसको बिजली सप्लाई कर रहे हो मंथली या डेली या जो भी आपका सिस्टम है। सो इन अ स्मॉल वे अगर कोई धाकड़ बंदा है तो यहां से स्टार्ट कर सकता है, कम पैसे हैं उसको। लेकिन अगर कोई वेल ऑफ है और फंडिंग करवा सकता है एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की तो और अच्छा है भाई, एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पकड़ के वहां पे आप स्टार्ट कर दो लाइसेंस लेके काम करना शुरू। तो 2003 के पहले अगर कोई बोलता कि मुझे पावर सेक्टर में काम करना है तो मैं हाथ जोड़ के बोलता प्लीज डोंट एंटर इट, क्योंकि उसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर नहीं सस्टेन कर पाएगा उसको। तो इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, 500 करोड़ प्लस टर्नओवर हो तभी कर सकता है, उसको मना कर देता। लेकिन आफ्टर 2003 सिस्टम हैज चेंज। व्हाई सिचुएशन हैज चेंज? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। One reason is trading of electricity has been introduced, and second reason renewable energy. So renewable energy 1 किलोवाट से 2 किलोमीटर 10 किलोवाट 20 किलोवाट तक लगा सकते हैं और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है नई मैन्युफैक्चरिंग है। पहले जो मोनोपोलीज थी BHEL की, सोलर में मोनोपोलीज नहीं चलेंगी। सोलर में क्या है 2000 कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, कोई घर में अटके भी बना सकता है अपने मतलब माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज में। और सोलर पैनल्स हैं उसमें भी स्मॉल प्लांट्स भी लगा सकते हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इन दोनों रीजंस के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के कारण और ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण नाउ एंटरप्रेन्योर कैन आल्सो एंटर एनर्जी इंडस्ट्री एंड ग्रो। और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बात ही कर दी। ट्रेडिंग में अगर किसी को एंटर करना है तो उसको क्या चाहिए? 10 बाय 10 का कमरा। रिक्वायरमेंट क्या है? 10 बाय 10 का एक रूम लीज पे, 2 कंप्यूटर्स और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक अकाउंट्स में एक्सपर्ट, तो आपके एम्प्लॉइज चाहिए। आप ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो लाइसेंस्ड एक्टिविटी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एक्टिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में इशू ये आएगा कि मान लो आपका इन्वेस्टर बड़ा अमीर है, वो बोलता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस लेना चाहता हूँ, तो कहाँ से लाइसेंस लूँ? ओनली एंड ओनली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज पावर्स टू इशू लाइसेंस। CERC डज नॉट हैव पावर एक्चुअली। सो जिस स्टेट में आपको लगाना है वो स्टेट का पूछ के उसके स्टेट रेगुलेटर का नाम बता दीजिए और वो फुल्ली रेगुलेटर वो करेगा। एक सरप्राइज आया था हमारे पास, हमें किसी डिस्कॉम ने बोला कि आप चेक करो। सर टीबी करें? हाँ टीबी कर लेते हैं। डिस्कॉम ने बोला कि चेक करो कितने कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं डिस्कॉम को, और जितने कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं डिस्कॉम को वो मैं टी ब्रेक के बाद बताऊंगा।